हाँ जी, तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। मतलब सुबह सुबह आवाज नहीं निकल रही, क्या हो गया? कुछ खा पी के नहीं आए हो? तो मेरे से उम्मीद भी मत करना कि मैं तुम्हें कुछ खिलाऊंगा। गलत फहमी नहीं पालनी बिल्कुल भी। हम अपने पास पढ़ने के लिए आए हैं और मानी जैसे बच्चों के होते हुए तो मैं वैसे कभी पार्टी ना दूं। हाँ, सो आज अगर अपने पास चैप्टर स्टार्ट करते हैं सबसे पहला, दैट इज योर अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनीज। सो अभी जो इस बार आपको नोट्स में दे रहा हूं स्टूडेंट्स, वहां पे थोड़ा सा फर्क एक चीज को लेकर डाला है कि इट इज बीन टॉपिक वाइज नाउ। टॉपिक वाइज का मतलब यह है कि आपके पास हर जगह आपको मिलेगा स्टार्टिंग में इन द सेंस कि चैप्टर के अंदर कितने टॉपिक्स है, तो इट विल बी इजी फॉर अस व्हेन वी लेटर ऑन अपने पास रिवाइज करेंगे कि चैप्टर के अंदर टोटल में टॉपिक्स कितने हैं। सो इन द प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ऑल्सो आई हैव ट्राइड माई सेल्फ कि आपके पास रिविजन कैसे पता रहे कि वहां पर टोटल में कितने सेगमेंट्स बन रहे हैं। किसी में 5 सेगमेंट है, किसी में 6 टाइप के क्वेश्चन है, 5 कंसेप्ट है, जैसे भी है। सो वो टॉपिक को हम अपने पास कर रहे हैं। देन क्वेश्चंस के में भी आपके पास यही सेगमेंट होगा कि उस पर्टिकुलर टॉपिक से कितने रिलेटेड क्वेश्चंस है, मतलब उस सेगमेंट के कितने हैं। 10 क्वेश्चन है, फिर अगला टॉपिक के टाइप आएंगे। तो व्हाट विल डू, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड अ पर्टिकुलर कंसेप्ट, देन उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे एंड देन उसी से रिलेटेड होमवर्क के क्वेश्चन है, प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है ना। सो दैट आपके पास रिवीजन वगैरह के समय कोई प्रॉब्लम ना है। हमें ये हर समय क्लियर है कि इस चैप्टर के अंदर कितने टॉपिक्स है। तो हमारे पास जो सबसे पहला चैप्टर आ रहा है दैट इज योर अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनीज। काफी आसान आपके पास चैप्टर है। चैप्टर में क्वेश्चन ज्यादा है बट टाइम कम लगता है इस चैप्टर को करने में। द रीजन बीइंग क्योंकि क्वेश्चंस जो है वो आपके पास थोड़े छोटे रहते हैं यहाँ पे, बट कुछ बाद में जाके आएंगे हमारे पास फाइनल अकाउंट्स रिलेटेड, जहां पे हम थोड़े से बड़े क्वेश्चंस भी करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहली बात हमारे पास आती है कि व्हाट एग्जैक्टली इज बैंक, बिकॉज ये चैप्टर बेसिकली आपको बताने जा रहा है कि बैंक अपनी किताबें कैसे मेंटेन करना है। सो वी हैव टू थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बैंक। सो द फर्स्ट थिंग इज बैंक एग्जैक्टली में क्या होता है। सो बैंक के लिए जो बेटा डेफिनेशन दी गई है वो क्या बोलता है, दैट इज एज पर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। बिकॉज बैंक को जो गवर्न कर रहे हैं तो उसके लिए सेपरेट एक्ट है, दैट इज द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। इवन दो इट इज रजिस्टर्ड इवन इन द कंपनीज एक्ट। सो आपका जो भी बैंक है वो रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट पे, तो उनके दोनों चीजें लग रही है, बट उनके लिए मेन एक्ट जो है गवर्निंग एक्ट, दैट इज योर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। तो बैंक बेसिकली क्या परफॉर्म करता है फंक्शन, दैट इज लोगों से डिपॉजिट्स ले रहे हैं जो उनसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, और फिर जिन लोगों को जरूरत है उनको पैसा लेंड कर रहा है, ठीक है ना। तो दे आर द मेन फंक्शंस ऑफ द बैंक, अदर देन ऑब्वियसली द छोटे मोटे जो फंक्शंस है वो आपका गारंटी दे रहा है, अपने पास जो है बिल डिस्काउंटिंग कर रहा है, वो अदर परफॉर्म तो कर रहा है फंक्शंस, बट द मेन जो बैंक है इट इज द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो दो मेन फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सो अंडर द सेक्शन 5B ऑफ द एक्ट, बैंकिंग का मतलब क्या, वो कहता है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स ऑफ द मनी फ्रॉम द पब्लिक फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टिंग। या तो वो लेंड करेगा, बेसिकली लोगों को लोन देगा, या फिर वो उसका क्या करेगा, कहीं इन्वेस्ट कर देगा। इन्वेस्टमेंट का मतलब हो गया किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे जा रहे हैं, डिबेंचर बॉन्ड, जिसपे इनकम अर्न करी जाएगी। ये डिपॉजिट्स जो करते हैं लोग वो रिपेबल ऑन डिमांड और अदरवाइज होते हैं। मतलब कि आप अपना पैसा जब जमा कराते हैं, जब हम डिफरेंट टाइप ऑफ डिपॉजिट्स की बात करेंगे, तो सेविंग है, रेकरिंग है, एफडी है, तो आप अपने पैसे को जब चाहे निकाल सकते हैं। तो रिपेबल ऑन डिमांड का मतलब क्या होता है कि जब कस्टमर चाहेगा वो अपने पैसे को आके डिमांड करेगा तो वो निकाल सकता है। एंड कैन बी विड्रॉन बाय चेक से निकालो, ड्राफ्ट से निकालो या अदरवाइज, आप जैसे मर्जी अपने डिपॉजिट्स को पैसे को निकाल सकते हैं, ठीक है ना। नाउ यहां पे जैसे मैंने आपको कहा कि हमने जो पूरे चैप्टर में सोचना है वो सोचना है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द बैंक, विच इज ऑब्वियसली द फर्स्ट टाइम इट इज कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है ना। सो अगर हम अपने पास बात करते हैं, बैंक जो मेन फंक्शन दो परफॉर्म कर रहा है, हमने क्या बोला, वन इज डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर रहा है और दूसरा लोगों को लोन दे रहा है। सो हमने अपने पास बात करी, लेट से बैंक ने, एक बार के लिए सर समझेंगे, लोन दिया किसी कस्टमर को 5 लाख का, और बैंक को उसके ऊपर क्या आएगा, इंटरेस्ट मिलेगा। सो जो इंटरेस्ट और लोन है बैंक की क्या हुई, मेन इनकम है। सो यहां पर इंटरेस्ट का रेट है 10%। नाउ सिमिलरली कुछ लोगों से डिपॉजिट्स भी लिए होंगे। अब जो डिपॉजिट्स लिए हैं वो आपके पास लिए हुए इन्होंने 10 लाख के, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सारा पैसा अपने पास जो है बैंक लोगों को लोन पे दे, वो हम आगे जाके और चीजें सीखेंगे, सारा पैसा नहीं दे सकता बैंक। और इसके ऊपर जो रेट है लेट से दैट इज 4%, जो लोगों को इंटरेस्ट देना, बिकॉज इंटरेस्ट रेट इज जनरली जो डिपॉजिट होता है वो क्या होता है, कम होता है, ठीक है ना। अब यहां पर हमने सोचना है कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और हमारा जो मेन चैप्टर वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से है, बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब कस्टमर दो चीजें बनाता है, एक अपनी कस्टमर बैलेंस शीट बना रहा है, एक अपना क्या बना रहा है, वो P&L अकाउंट। ऐसे बैंक अपनी बैलेंस शीट बनाएगा और बैंक अपना क्या बनाएगा,
पीएनएल अकाउंट। नो, अगर मैं कस्टमर के नजरिए से सोचूं तो कस्टमर अपनी किताबों में क्या दिखा रहा होगा जी? कस्टमर ने जो लोन लिया है उसके ऊपर जो ब्याज है वो क्या है? उसका खर्चा। सो वो खर्चा अपना डेबिट साइड पे डाल रहा होगा टू इंटरेस्ट ऑन लोन। कितना बना? 5 लाख का 10% 50,000। तो ये कस्टमर का मेन खर्चा है और जो लोन है वो उसकी क्या होगी? लायबिलिटी, जिसके ऊपर वो ब्याज दे रहा है, दैट इज 5 लाख। आज तक हम हमेशा कस्टमर के नजरिए से सोचते आए, बट अब हमने जब बैंक के नजरिए से बात करी तो बैंक के लिए आपके पास बैलेंस शीट में क्या होगा? बैलेंस शीट का फॉर्मेट हम आगे जाके सीखेंगे, बट अभी मैं प्राइमरीली टी शेप में अगर बात करूं तो बैंक का सबसे बड़ा मेन एसेट यही है जो लोगों को लोन दिया, विच इज 5 लाख। और ये जो इनकम आई बाय इंटरेस्ट ये आपके पास क्रेडिट साइड पे आ गई पीएनएल में, दैट इज 50,000। सो हमारे पास यहां पे जो सोचना है वो हमने किसके नजरिए से सोच रहे हैं? कस्टमर के नजरिए से, बैंक के नजरिए से? बैंक के नजरिए से, क्योंकि सारे चैप्टर में वो जाके बोलेगा आगे जाके लोन्स गिवन, वो कहेगा अपने पास इंटरेस्ट ऑन लोन। तो हमेशा हमने आज तक क्या सुना होता है? इंटरेस्ट ऑन लोन खर्चा है, पर यहाँ पे बैंक के नजरिए से वो इनकी इनकम है। बिकॉज प्राइमरीली हमारी गलती वही हो रही होती है। सिमिलरली जो डिपॉजिट्स है उसके ऊपर जो इनकम आ रही है वो कस्टमर की क्या हो गई? इनकम। तो बाय इंटरेस्ट आपके पास ऑन डिपॉजिट्स इनकम आ जाएगा विच इज 10 लाख का 4%, तो वो 40,000 हो गया। और जो डिपॉजिट्स कराए हुए हैं वो कस्टमर की मेन इन्वेस्टमेंट हो गई जो एसेट साइड पे आ गया विच इज 10 लाख। बट बैंक के लिए रिवर्स हो गया। बैंक के लिए जो लोगों का पैसा बैंक के पास पड़ा है दैट इज देयर मेन लायबिलिटी, दैट इज 10 लाख। और फिर इसके बाद आ गया जो कस्टमर्स को ब्याज दिया जा रहा है वो उनका मेन खर्चा हो गया, दैट इज 40,000। सो अगेन इट इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ दी जो बैंक की नजर है। सो बैंक के लिए सबसे मेन एसेट, अभी हम आगे जाकर और डिटेल में बात करेंगे, दैट इज देयर लोन। और बैंक के लिए सबसे मेन लायबिलिटी इज देयर डिपॉजिट, जिनके ऊपर उन्हें ब्याज देना है। एंड डिफरेंशियल रेट्स रहते हैं उसके ऊपर भी हम आगे जाके बात करेंगे। ये मैंने अभी वैसे टी शेप में बनाया, हम सीखेंगे फॉर्मेट। पर अगली चीज हमारे पास ये आती है, क्या बैंक को शेड्यूल 3 लागू होतेगा? शेड्यूल 3 ऑफ दी कंपनीज एक्ट क्या लागू होगा? नहीं, क्योंकि आपके पास जो कंपनीज एक्ट है वो भी ये बात बोलता है कि बैंकिंग कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज और कौन सी? इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज और एनी अदर कंपनी जिसका अपना क्या है? एक्ट है। इन सारी कंपनीज पे शेड्यूल 3 लागू नहीं होगा, क्योंकि इन कंपनीज को गवर्न करने के लिए अलग से एक्ट बने हुए हैं इंडिया में। सो अगर कंपनीज एक्ट बोलता है भी मेरा शेड्यूल 3 लगाओ और इनका एक्ट बोलता है भी मेरा लगाओ, तो ऑब्वियसली यहां पे कहीं ना कहीं किसी ना किसी का क्या आ जाएगा? नॉन कंप्लायंस आ जाएगी। इसी वजह से कंपनीज एक्ट ने लिख के छोड़ दिया कि भाई ये सारी कंपनीज के अगर अपने एक्ट्स में कोई फॉर्मेट दिया है तो इन्हें वो लागू होगा, पर अगर इनके एक्ट्स में फॉर्मेट नहीं है कोई फाइनल अकाउंट्स के लिए तो फिर ये शेड्यूल 3 के हिसाब से बनाएंगे। तो और बैंकिंग के लिए देयर इज अ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 व्हिच एक्चुअली गिव्स अ फॉर्मेट। इंश्योरेंस कंपनी का चैप्टर पहले होता था, अब हमारे पास सिलेबस में नहीं है। इवन इलेक्ट्रिसिटी कंपनी भी नहीं है हमारे पास। सो इस वाले में सेगमेंट में हमारे पास सिर्फ बैंकिंग कंपनी से हम जिसका अपने पास फॉर्मेट जो है सीखेंगे आगे जाके चैप्टर में फाइनल अकाउंट रिलेटेड, बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, पीएनएल कैसे बनाते हैं। बट ये बात क्लियर है कि इन पे शेड्यूल 3 लागू नहीं होगा और यहां पे कोई भी कंट्रोवर्शियल चीज नहीं है। इवन कंपनीज एक्ट ने भी इनको बाहर कर दिया और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ने अपना फॉर्मेट दिया हुआ है। सो देयर इज नो कंट्रोवर्सी। वैसे फॉर द अवेयरनेस, इंश्योरेंस कंपनी में इंश्योरेंस कंपनी का एक्ट है जो फॉर्मेट देता है, तो इसलिए उनको उनका ही फॉर्मेट लगता है। इलेक्ट्रिसिटी वालों का एज सच अभी तक नहीं है, तो उनको यानी कि शेड्यूल 3 लगता है, ठीक है ना, क्योंकि उनके एक्ट में देगा। या कोई और कंपनीज आपके पास आ जाती है तो उनके अगर एक्ट ने फॉर्मेट दिया तो लग जाएगा, नहीं लगा तो शेड्यूल 3। अब अगली हमारे पास चीज आती है, हमने कहा सबसे बड़ा बैंक का मेजर एसेट कौन सा बेटा? दैट इज लोन्स, जो उनको इनकम कमा के दे रहा है। आई एम ओनली सेइंग द मेन एसेट। व्हाई आई एम सेइंग द मेन एसेट? बिकॉज एसेट्स तो और भी होंगे। ऑब्वियसली उन्होंने बिल्डिंग्स खरीदी हुई है जहां पे काम कर रहे हैं, प्रेमिसेस वगैरह उनके फिक्स एसेट्स है, और भी बतेरी चीजें आपके एसेट साइड में चल रही, जो उनके पास कैश पड़ा है, जितना कैश और बैंक के पास पड़ा है वो सारे एसेट्स हैं। बट जो एसेट मेन क्यों बोल रहा हूं? जो उनको इनकम कमा के देना, ठीक है ना, वो आपके पास कौन सा है? लोन्स एंड एडवांसेस। सो दैट इज देयर मेन एसेट, जिसे हम एक और नाम बोलते हैं क्या? फैसिलिटीज। जो फैसिलिटीज आपके पास बैंक दे सकता है लोगों को, जिसके ऊपर उनको क्या अर्न होगी? इनकम अर्न होगी इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, या मैं आगे जाके एक और वर्ड ऐड कर दूंगा, प्राइमरी डिस्काउंट। जैसे आप डिस्काउंटिंग चार्जेस जो बोलते हैं, जब बिल डिस्काउंट कराते हैं तो वो कस्टमर के लिए क्या हुआ? खर्चा, और वो बैंक के लिए क्या होगी? इनकम। तो बैंक की प्राइमरीली इनकम जो होगी दैट इज इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट। हम चाहे अकेला इंटरेस्ट की वर्ड बोल सकते हैं। अब इसमें हमने
इस चैप्टर के नजरिए से या वैसे जब हम बात करते हैं तो हम इन फैसिलिटीज को बेटा 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक होता है टर्म लोन, एक होता है बिल परचेज एंड डिस्काउंटेड, और एक होता है कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड इन तीनों का मतलब। इवन दो चैप्टर के अंदर आगे रेलिवेंस नहीं आना, वो तो वर्डिंग्स यूज करेगा, बट हमें अपने पास इन तीनों फैसिलिटीज का मतलब समझना जरूरी है। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं व्हाट एग्जैक्टली इज मेंट बाय द वर्ड टर्म लोन, तो हमारे पास सबसे पहली चीज आ गई भाई टर्म लोन आपके पास क्या होता है। टर्म का मतलब क्या होगा? पीरियड। एक आपके पास टाइम पीरियड के लिए लोन दिया जा रहा है ना। ये लोन आप अपने पास किसी भी वजह से ले सकते हैं। आपने गाड़ी खरीदनी है उसके लिए कार लोन ले लिया, आपने घर खरीदना है उसके लिए हाउसिंग लोन ले लिया, आपने कोई पर्सनल एसेट्स खरीदने उसके लिए पर्सनल लोन ले लिया, मशीनरी खरीदनी है मशीनरी के लिए लोन ले लिया। तो ये जो भी लोन्स एक फिक्स पीरियड के लिए लिए जा रहे हैं, एक फिक्स अमाउंट के लिए जा रहे हैं एट अ पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज नोन एज अ टर्म लोन। तो अगर मैंने बैंक से अपने पास जो 50 लाख का लोन ले लिया, 12% इंटरेस्ट रेट है जैसे भी है, तो वो एक टर्म लोन होगा लेट्स से फॉर 20 इयर्स, बिकॉज वो एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए है, जिसके ऊपर मेरी क्या बन जाएगी? इंस्टॉलमेंट, जिसे आप अपने पास ईएमआई करके कई बार वर्ड बोलते हैं, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, जो ईएमआई बन जाते हैं आपका 40,000 की किस्त जानी है, 50 की जानी है, ओवर द पीरियड ऑफ 20 इयर्स जाएगी। जैसे हायर परचेज के चैप्टर के अंदर ग्रुप 1 में अपने आप निकालते होते हैं ना इंस्टॉलमेंट है, उस इंस्टॉलमेंट के 2 कंपोनेंट्स होंगे, एक प्रिंसिपल कंपोनेंट, एक इंटरेस्ट कंपोनेंट। ऑब्वियसली बैंक ने इंटरेस्ट भी लेना ना। वो मॉडल बैंक का अलग अलग हो सकता है कि भाई इंस्टॉलमेंट का अमाउंट सेम हो सकता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिलाकर, जिसमें ये बात पक्की है स्टार्टिंग के ईयर्स में इंटरेस्ट का कंपोनेंट ज्यादा होगा, क्योंकि प्रिंसिपल ज्यादा है तो इंटरेस्ट ज्यादा होगा। धीरे धीरे इंटरेस्ट क्या होता जाता है? कम होता जाएगा, प्रिंसिपल बढ़ता जाएगा। पर ऐसा भी हो सकता है कि हर इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल का कंपोनेंट सेम है और इंटरेस्ट ऑब्वियसली स्टार्टिंग में ज्यादा होगा बाद में कम होगा। वो तो इंस्टॉलमेंट्स का मॉडल आप बैंक के साथ कैसे सेटल कर रहे हैं, बट मेरा सिर्फ प्राइमरीली यहां समझाने का मतलब है जो भी लोन फिक्स पीरियड के लिए लिया है, लाइक 50 लाख का लोन लिया 10% रेट पे 20 इयर्स के, दैट इज योर टर्म लोन, बी इट ऑफ एनी पर्पस, हाउसिंग लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, जैसे भी। बैंक अपनी कैटेगरीज ऑब्वियसली बांट के रखता है डिटेल में कि हमने हाउसिंग लोन कितने दे रखे भाई, टर्म लोन अलग से, पर्सनल लोन कितने दिए हुए, कार लोन कितने दिए हुए। हमारे यहाँ चैप्टर के लिए क्या वर्ड यूज हो रहा है हमारा? टर्म लोन। टर्म लोन का मतलब एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए लोन दिया गया है, जिसकी बाद में किस्तें बन जाएगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है ना, दैट इज नोन एज द टर्म लोन। सेकेंड आपके पास फैसिलिटी हमने क्या बोली? बिल परचेज एंड डिस्काउंटेड। सो हमारे पास नेक्स्ट चीज जो है दैट इज बिल परचेज एंड डिस्काउंटेड, जो हमने सेकंड चीज बोली। नाउ बिल परचेज एंड डिस्काउंटेड इज द ऑपोजिट ऑफ योर बिल। जब आप डिस्काउंट कराते हैं, हम बैंक के पास जाते हैं, हमने कहा जी 1 लाख का बिल है, 3 महीने का इसका पीरियड है और हमें पैसे आज ही चाहिए, तो बैंक क्या करेगा? डिस्काउंटिंग चार्जेस लगाएगा। सो लेट से अगर 1 लाख का वो बिल है और 3 मंथ्स हमारे पास पीरियड है, तो मैं 3/12 कर दूंगा, और बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट है लेट से 10%, जो वो मेरे से चार्जेस लेगा, तो इफेक्टिवली ये 2500 रुपए हो गए। अब आपके पास बैंक क्या करेगा? आज आपको 97,500 रुपीज दे देगा डिडक्ट करके 2500 के, पर बैंक को मैच्योरिटी पे 3 महीने बाद कितने मिलेंगे? पूरे 1 लाख। वो कस्टमर देगा बेसिकली जिसके ऊपर आपने बिल ड्रॉ किया था, और अगर उसने ना दिए तो आपके अकाउंट से बैंक पैसे काट लेगा 1 लाख प्लस अगर कोई नोटिंग चार्जेस लगे होंगे, ठीक है ना। पर बैंक ने यहां पे क्या किया इफेक्टिवली, अगर सोचो बैंक ने आपको लोन कितने का दिया? आपको जो लोन आपने कितना वापस करना है कल को? 1 लाख। तो इफेक्टिवली बैंक की किताबों में वो जो लोन अमाउंट है दैट इज 1 लाख। लोन जो प्रिंसिपल पोर्शन है दैट इज 1 लाख। बैंक ने अपनी इंटरेस्ट की इनकम आपकी फर्स्ट डे पे ही काट के डिडक्ट करके आपको पैसे दे दिए, क्योंकि बैंक के लिए 2500 रुपए क्या होगी? उसकी मेन इनकम होगी, जो इंटरेस्ट कॉस्ट है, बेसिकली डिस्काउंटिंग चार्जेस जिसे आप बोलते हो, वो बैंक की इनकम होगी। यहां पे आप बैंक को ये नहीं है कि बैंक आपको आज 1 लाख दे रहा है और आप उनको बाद में जाके 1,02,500 दे रहे हो, वो वही चीज रही है। बैंक ने आपको आज ही 2500 काट के दे दिए। वो 2500 जो आपने उनको 3 महीने बाद देने थे, वो 2500 उसने आज ही डिडक्ट करके आपको पैसे 97,500 में, अल्टीमेटली बन तो 2500 रुपए इंटरेस्ट कॉस्ट ही है ना। वो ये है कि आप उन्हें बाद में दोगे 3 महीने बाद, उन्होंने वो आज ही डिडक्ट करके आपको नेट अमाउंट दे दिया। तो एज गुड एज वही चीज है कि आपको 1 लाख रुपए मिले, पर उसके ऊपर 2500 आपके क्या है? इंटरेस्ट कॉस्ट है उस पैसे को यूज करने की, जो पैसा आपको बैंक ने आज ही काट के दे दिया। सो दिस इज नोन एज बिल डिस्काउंटिंग, जो आप बिल डिस्काउंट करा रहे हो, क्योंकि ये भी बैंक की तरफ से क्या एक फैसिलिटी है जो लोगों को दी जा रही है। एक और वर्ड यहां पे जुड़ा हुआ है अगर आप देखोगे, दैट इज बिल परचेज। जो हमारे पास वर्ड में था वो बिल परचेज है ना। होता क्या है, हम बिल डिस्काउंटेड जो बेटा बात करते हैं वो हमेशा बात करते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ की बिल ऑफ एक्सचेंज। पर आज की डेट में एक और चीज चलती है, जरूरी नहीं है कि बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया जाए,
कि ए ने बी को सेल करी, बाद में ए ने बी के ऊपर बिल ड्रॉ करा और ए को पैसे की जल्दी थी तो बैंक के पास गया डिस्काउंट कराने, वो तो डिस्काउंटिंग है। ऐसा भी होता है आज की डेट में कि आप क्या करते हो, आपने किसी को गुड्स बेचे, ए ने बी को गुड्स बेचे और ओरिजिनल इनवॉइसेस वगैरह के बेस पे ही वो क्या करने जा रहा है, इनवॉइस के बेस पे बैंक के पास इनवॉइसेस ही रखवा दिए और उसके बेस पे आप पैसे उठा लिए। बात वही होगी अभी भी कि ए ने जब बी को गुड्स बेचे तो वो 3 महीने का उधार का पीरियड है, तो ए के पास पैसे 3 महीने बाद आएंगे बी से, पर ए को पैसे की आज क्या है, जल्दी है। एक तो यह है कि वो पहले बिल ड्रॉ करेगा फिर बिल जाके डिस्काउंट कराएगा, वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू जा रहा है। एक है कि वो अपने इनवॉइस कॉपी के बेस पे ही जाके बैंक से पैसे ले लेगा, उसे होता है बोलते हैं बिल परचेज, कि बैंक ने बिल्स ही अपने पास रख लिए और उन बिल्स के बेस पे ए को पैसे दे दिए, जो पैसे बेसिकली उसे बी से आ जाएंगे 3 महीने के बाद। तो हमने फर्स्ट सेटलमेंट पे ही बैंक को बिल दे दिया, रादर देन मैंने इनवॉइस के बेस पे पैसे उठा लिए, रादर देन कि मैं बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करके फिर पैसे उठा रहा हूं। सो उसे हम बोल देते हैं बिल परचेज। मैं आई एम ओनली मेकिंग यू अंडरस्टैंड कि भाई फर्क क्या है वर्ड्स में, रेलिवेंस आगे नहीं जाके आना, बट हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या फैसिलिटीज आज की डेट में बैंक प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। और वो जब भी पैसे दे रहा है वो उसकी क्रेडिट वर्दीनेस वगैरह के बेस पे ही देता है, कहीं ना कहीं जो है बैंक एजुकेट सिक्योरिटी हमेशा रखेगा, दैट इज ऑलवेज द केस। बैंक जब भी लोन दे रहा है, एडवांस दे रहा है, तो वो अपने पास क्या रखेगा, इंश्योर करेगा कि वो जिसको पैसे दे रहा है उसकी क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी है, सिक्योरिटी है। कल को वो बैड डेट प्रूव हो जाए, जो हम आगे जाके सीखेंगे एनपीए वगैरह, वो अलग बात है, बट आज जब मैं देने जा रहा हूं किसी को पैसे तो आई एम मेकिंग श्योर कि कल को एडुकेट सिक्योरिटी है, उसकी क्रेडिट वर्दीनेस है, वो सारे पैरामीटर्स हम चेक करते हैं, ठीक है ना। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बिल परचेज एंड डिस्काउंटेड, तो क्या वो क्लियर है हमें। सो बिल परचेज और डिस्काउंटेड में बैंक को इनकम क्या आ रही है, डिस्काउंटिंग चार्जेस की, ठीक है ना, वो बैंक अपने पास जो है इनकम अर्न कर रहा है। एंड तीसरी आपके पास चीज आ गई बेटा, दैट इज योर कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट। सो यहां पर आपके पास जिसे हम अपने पास बोल देते हैं सीसीएनओडी। सो ये आपके पास वर्ड क्या होता है जी, व्हाट इज द कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट, ये क्या चीज हुई वैसे, सुनो कभी, नेगेटिव बैंक बैलेंस हम बोल देते हैं अपने पास। सो हाँ, तो ओवरड्राफ्ट बैलेंस, हाँ सर हमने बैंक ओडी सुना था डीआरएस के चैप्टर में कभी, तो वो ओवरड्राफ्ट वर्ड आज आ गया। आया नाउ सीसीएनओडी इज आपके पास, जैसे मैंने टर्म लोन बोला था, टर्म लोन में जो लोन का पीरियड था वो क्या था, फिक्स, लोन का अमाउंट फिक्स होता है, 50 लाख लोन 10%। यहाँ पे हम क्या बनवाते हैं, बैंक से एक लिमिट बनवा लेते हैं, देयर इज अ सैंक्शन लिमिट, समथिंग नोन एज अ सैंक्शन लिमिट। वो मैंने अपने अगेंस्ट ले ली, लेट्स से माय करंट एसेट्स, माय स्टॉक डेटर्स के अगेंस्ट मैंने क्या ले लिया, एक बैंक से लिमिट बनवा लीजिए। ये लिमिट जो है यहां पर हमने बैंक से लेट्स से लिमिट बनवाई 20 लाख की। अब लिमिट बनवाने का मतलब है आई कैन विड्रॉ अप टू मैक्सिमम ऑफ 20 लाख, तो मेरी रनिंग लिमिट बन जाएगी, देयर इज नोन एज अ वर्किंग कैपिटल लिमिट। हम कई बार वर्ड सुनते हैं अपने वर्किंग कैपिटल लिमिट बना ली। मेरे बिजनेस में मुझे जरूरत पड़ती है इतने फंड्स की, क्योंकि इतने फंड्स मेरे ब्लॉक रहते हैं जनरली इन माय करंट एसेट्स, स्टॉक में, डेटर्स में, क्योंकि मैंने क्रेडिटर्स को पैसे जल्दी देने हैं, पर जो स्टॉक और डेटर से पैसा रिलाइज होकर आएगा, वो बिकेगा कब, डेटर से पैसा आएगा, तो मुझे बिजनेस को चलाने के लिए क्या चाहिए, रूटीन में एक फंड्स की रिक्वायरमेंट चाहिए, जो आप एफएम वगैरह के अंदर अपने पास निकालना भी सीखते हैं, निकलती कैसे है, ठीक है। तो दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट विच यू रिक्वायर इन द बिजनेस फॉर रनिंग द ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस, वो उसके लिए आपने क्या बनवा लिया, एक लिमिट बनवा ली ना। यहां पे बैंक आपसे इंटरेस्ट चार्ज बेटा 20 लाख पे नहीं करेगा, बैंक आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा जितने आपने अमाउंट यूटिलाइज करे। सो यहां पर लेट से अगर मैंने यूटिलाइज करे 15 लाख, तो बैंक आपसे इंटरेस्ट 15 पे लेगा। हाउएवर द मैक्सिमम अमाउंट विच यू कैन यूज इज 20, तो देयर इज अ अपर लिमिट बन गई है 20 की। आप अपने पास जो है जितना फंड्स यूटिलाइज करोगे उसके ऊपर आपको बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जबकि टर्म लोन में हुआ क्या था, बैंक ने आपको लेट से आपने पर्सनल लोन ले लिया 50 लाख का, आपने उसके लिए अब एसेट्स खरीदने, आपको तो फंड्स आज की डेट में आपके अकाउंट में आ गए 50 लाख, अब कल को आप उसे यूज नहीं करते, आपको ब्याज 50 लाख पे ही देना, आपको ब्याज 50 लाख पे देना। मैं बिल्डिंग खरीदने के लिए 50 लाख का लोन लिया, आपने आगे जिसको पेमेंट करनी है बिल्डर को, उसका 20 लाख ही करे, वो अलग बात है। क्या बैंक ने आपको फंड 50 लाख डिसबर्स कर दिए डांस रीजन, तो वो आपसे इंटरेस्ट 50 पे करेगा। यहां पे क्या है, यहां पे भी हो रहा है, बैंक जितने आपको फंड डिसबर्स कर रहा है, तो फंड डिसबर्स कर रहा है 15 लाख, तो बैंक इंटरेस्ट कितने में चार्ज करेगा, 15। बट ओवरऑल एक लिमिट बना दी, और वो लिमिट निकलती कैसे है, ऑन द बेसिस ऑफ द फंड्स रिक्वायर्ड इन योर बिजनेस, योर नेट करंट एसेट्स वगैरह को लेते हुए, योर स्टॉक डेटर्स क्रेडिटर्स, इनको देखते हुए आपकी लिमिट बनती है। दैट इज जिसे जनरली बोला जाता है, जो ये सिक्योर्ड है थ्रू फ्लोटिंग चार्जेस है बोलते हैं, और ऑन योर हम बोलते हैं ना हाइपोथिकेशन ऑफ ऑल एसेट्स,
बेसिकली तो वो चीज आपके पास आ रही है ऑन दी स्टॉक डेटर्स वगैरह के अगेंस्ट आपके पास जो है ये चीज आ रही है, तो जिसे हम बोलते हैं कैश क्रेडिट जो लिमिट बन रही है। एंड ओडी हो गया कि जहां पे बैंक ने आपको टेम्परेरीली आपके अकाउंट को नेगेटिव जाने दिया। ओवरड्राफ्ट क्या हो गया, जहां पे बैंक ने आपके बैलेंस को नेगेटिव जाने दिया। आपके बैंक में पड़े हैं अभी 2 लाख रुपए करंट अकाउंट में, लेट से बिजनेस अकाउंट में, आपने किसी पार्टी को चेक दे दिया 5 लाख का काट के, तो बैंक तो उसे डिसऑनर कर देगा ना। जब फंड्स पड़े ही 2 लाख है और आप किसी को चेक दे देते हो 5 लाख का, तो ऑब्वियसली बैंक तो डिसऑनर कर देगा बिकॉज़ यू डोंट हैव द फंड। तो आप बैंक मैनेजर के पास जाते हो और कहते हो यार इस चेक को पास कर दो, मेरे पास पैसे आ जाएंगे। तो बैंक ने आपको टेम्परेरीली क्या कर दिया, ओवरड्रॉ अलाउ कर दिया टू द एक्सटेंट ऑफ 3 लाख। अब जितना आपको नेगेटिव अलाउ किया उसके ऊपर बैंक अलाउ आपसे क्या कर देगा, इंटरेस्ट। तो ऑब्वियसली जितना नेगेटिव किया उतने भी ना, क्योंकि बैंक की जेब से तो पैसे उतने गए ना, बाकी तो पैसे आप ही अपने यूज कर रहे हो। सो वो हो गया हमारे पास ओवरड्राफ्ट जो आपके पास चीज आ रही है, व्हेन द बैंक इज अलाउइंग टेम्परेरीली आपके अकाउंट को नेगेटिव जाने के लिए। और कैश क्रेडिट क्या है, जहां पे क्या बन जाती है, इसे हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल लिमिट। इसे हम क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल लिमिट बन गई, कैश क्रेडिट लिमिट बन गई। तो यहां पे आपके पास जो है जितना अमाउंट विड्रॉ करोगे उसके ऊपर ये जरूर है कि जब आप फर्स्ट टाइम लिमिट बनवाते हो तो उसमें बैंक अपने देखो हमेशा अपने प्रोसेसिंग चार्जेस, प्रोसेसिंग फीस लेता है। आपकी फाइल को पास करने के जो उनके खर्चे लग रहे हैं उसके चार्जेस आपसे बैंक हमेशा एक लेता है। दैट्स द इनिशियल अमाउंट जब भी आपके पास किया जाता है, ठीक है ना, तो वो आपके पास लगेगा। सो बैंक की हमें अपने पास पता होना चाहिए कि 3 नाम क्या क्या आ रहे हैं। वन इज टर्म लोन, एक आया बिल परचेज एंड डिस्काउंटेड, एक आया कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट। इनको लेके कभी क्वेश्चन नहीं आता ना आपके पास डिटेल में कि होते क्या है, पर ये तीनों वर्ड आगे हमारे पूरे चैप्टर में चलने हैं। इस वजह से हमें है कि हम रट्टा नहीं मारे, हमें पता है कि तीनों वर्ड्स में फर्क क्या है और इनके ऊपर बैंक अपनी मेन इनकम अर्न कर रहा है, दैट इज देयर इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट। सो पहली टर्म लोन, बिल परचेज डिस्काउंट और कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट। अब हम अगली चीज आते हैं, अगली चीज हम बोलते हैं हम बैंक के एसेट्स को क्लासिफाई करने जा रहे हैं। नाउ इज कमिंग हमारे पास एक अगला टॉपिक जिससे रिलेटेड हम प्रैक्टिकल पे आएंगे। तो एसेट क्लासिफिकेशन पे आ रहे हैं। हम कहते हैं इन लोन्स को हम बांटते हैं 2 हिस्सों में। एक होते हैं बेटा परफॉर्मिंग एसेट, एक होते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो परफॉर्मिंग और नॉन परफॉर्मिंग वर्ड से ही कुछ आइडिया लग रहा है, कुछ ऐसे लोन्स एंड एडवांसेस जो लोगों को दिए हुए जो परफॉर्म कर रहे हैं और कुछ ऐसे जो परफॉर्म नहीं कर रहे। नाउ देयर आर 2 थिंग्स टू अंडरस्टैंड हियर। वन इज परफॉर्मिंग और नॉन परफॉर्मिंग का क्राइटेरिया क्या है, एंड द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हाई वी आर गोइंग टू बाइफरकेट दिस। भाई बांटने ही क्यों जा रहे हैं, हम इसको बांटना क्यों चाहते हैं, तो हम इसको मेन 2 वजहों से बांटते हैं। एक है हमारा इनकम रिकॉग्निशन के लिए, जो मैंने साइड में लिखा हुआ है। वन इज आपका इनकम रिकॉग्निशन पे फर्क पड़ेगा और एक आपका आएगा कुछ हम सीखेंगे प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट, वो मेरा बाद का टॉपिक होगा। पर पहले हम ये समझने जा रहे हैं परफॉर्मिंग और नॉन परफॉर्मिंग बांटना कैसे है, भाई क्या क्राइटेरिया है बांटने का। फिर हम सीखेंगे हमने बांटा क्यों, मतलब उसको बांट के हमें फायदा क्या मिला। तो हमारे को ये चीज क्लियर होनी चाहिए। पहले हमने क्या सीखा, बैंक क्या होता है, फिर हमने बात करा बैंक का मेन एसेट कौन सा। अब उन एसेट्स में हम इसको बांटने जा रहे हैं परफॉर्मिंग और नॉन परफॉर्मिंग। तो यहां पे वो कहते हैं नॉन परफॉर्मिंग का मतलब वो है, अगर मैं जनरल बात में बात करूं, मैंने किसी को लोन दिया और वो मेरे को इंस्टॉलमेंट नहीं दे रहा, तो अब वो क्या बन गया, ना करूं। बट सवाल ये उठा मेरी एक ही किस्त उसने नहीं दी तभी नॉन परफॉर्मिंग ना दे, वो कहता नहीं, कहता नॉन परफॉर्मिंग का यहां पे अपनी तरफ से नाउ कम्स द रोल ऑफ द आरबीआई, बिकॉज आरबीआई इज एक्चुअली देयर मेन आपके पास जो गवर्निंग बॉडी जिसके अंडर सारे बैंक्स को ऑपरेट करना पड़ता है, ठीक है ना। तो वो आपके पास इन चीजों के लिए एक पैरामीटर्स लेके आ रहे हैं। जस्ट लाइक कंपनीज के लिए नॉर्मल कंपनीज एक्ट बना हुआ है आपके पास, जो है आपके अकाउंट्स में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है जो गवर्न करते हैं तो एंटिटीज वगैरह को, ऐसे ही यहाँ पे बैंक्स को गवर्न करने के लिए आरबीआई अपने कुछ रूल्स रेगुलेशंस निकाल रहा है जो बैंक्स को फॉलो करने, ताकि कोई आपका कंपेरेबिलिटी में प्रॉब्लम ना है, सारे बैंक्स के लिए यूनिफॉर्म पॉलिसीज रहे। तो वो जरूरी है ना, हर बैंक अपनी मर्जी करने लग जाएगा तो फिर ऑब्वियसली डिस्टॉर्शन आना शुरू हो जाएगा। तो उसके लिए आरबीआई ने अपनी तरफ से नॉर्म्स निकाले। तो वो कहता है जो भी आपके पास लोन एडवांस आपने दिया था जिसकी किस्त वगैरह ड्यू थी और उसे अगर 90 दिन से ज्यादा हो गया, 90 डेज से ज्यादा, तो वो नॉन परफॉर्मिंग बनेगा। पहले लिमिट ज्यादा हुआ करती थी, अब आपका कम होगी। तो आपके पास उन्होंने क्या बोला, जो ड्यू कितने दिन से ज्यादा, मैंने कहा 90 डेज से ज्यादा वो नॉन परफॉर्मिंग बन जाएगा। सो यहां पे इट इज नॉट 3 मंथ्स, इट इज एक्चुअली 90 डेज। मतलब वो अगर आपको आ रहा है तो हम 90 डेज ही अपने पास देख रहे हैं, ना कि 3 महीने। तो दोनों में फर्क आ गया आपके इंटरचेंजेबल यूज आप चेक कर लोगे क्वेश्चन में, बट वैसे जो वर्डिंग हमने लीगल प्रोविजन है वहां पे क्या लिखा है 90 डेज, नॉट दी 3 मंथ्स, ठीक है। सो एनीथिंग जो ड्यू 90 डेज आपके पास से ज्यादा हमने जो बात करी वो हम अपने बात करने जा रहे हैं। तो यहां पे अब मेरे को क्या समझ रहे हैं, बैंक ने ऑब्वियसली 50 कस्टमर्स को टर्म लोन दिए होंगे,
बैंक ने सीसीओडी बहुत कस्टमर्स को दी होगी, बैंक के पास बिल परचेज डिस्काउंटेड बहुत कस्टमर्स होंगे, हजारों कस्टमर्स है जिनको फैसिलिटी दे रहे हैं। अब ये नहीं है ना कि सारे परफॉर्मिंग है सारे नॉन परफॉर्मिंग है, तो मैं उनको सेग्रीगेट करने जा रहा हूं, क्योंकि टर्म लोन अगर 500 कस्टमर्स को दिया था, हो सकता है 400 कस्टमर परफॉर्मिंग हो, 100 कस्टमर्स नॉन परफॉर्मिंग। इनका ये सेग्रीगेशन क्यों कर रहे हैं, क्यों मैं बांटने जा रहा हूं परफॉर्मिंग नॉन परफॉर्मिंग? दो वजहों से, इनकम रिकॉग्निशन और प्रोविजन, उसमें मैं आऊंगा कि वो फर्क क्या पड़ेगा। पहले मैं ये समझने जा रहा था कि बांटने का तरीका क्या, वो 400 और 100 को आइडेंटिफाई कैसे करूं, बिकॉज उससे बहुत फर्क पड़ जाएगा आगे। तो आपके पास उसके लिए उन्होंने क्राइटेरिया बोला, जो 90 दिन से ज्यादा ड्यू है वो हमारे पास नॉन परफॉर्मिंग बन जाएगा। तो हमारे पास तीन चीजें थी, एक टर्म लोन, एक बिल परचेज डिस्काउंटेड, एक कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट। फॉर अ टर्म लोन एंड बिल परचेज एंड डिस्काउंटेड इट इज प्योरली द सेम कंसेप्ट, कि अगर मैंने किसी को लोन दिया है आज और उसकी किस्त ड्यू है और उसने वो किस्त अगर नहीं दी, तो 90 डेज अगर उसको हो जाएंगे तो 91st डे पे जाके वो अकाउंट एनपीए बन जाएगा, वो अकाउंट एनपीए बन जाएगा ऑन दी 91st डे। टिल 90 डेज में क्या किया हमारा परफॉर्मिंग है। तो हमारे पास जो प्रोविजन पार्ट है, ये सारे आपके पास चार्ट बने हुए, तो आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, आई मेड इट हियर। तो वो यहां पे कहता है एसेट इज क्लासिफाइड एज एनपीएफ ड्यूज इन द फॉर्म ऑफ प्रिंसिपल या इंटरेस्ट आर नॉट पेड बाय द बोरर फॉर अ पीरियड ऑफ 90 डेज। तो हमने तीन फैसिलिटीज में बांटा था, तीन फैसिलिटीज है। पहली टर्म लोन, अगर इंटरेस्ट एंड या और इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल, तो हो सकता है कस्टमर से जब मैंने किस्तें बांटी तो सिर्फ प्रिंसिपल आ रहा, हो सकता है सिर्फ इंटरेस्ट आ रहा, हो सकता है दोनों आ रहे हैं। तो जो भी चीज उससे ड्यू थी, चाहे इंटरेस्ट ड्यू था चाहे प्रिंसिपल ड्यू था, अगर वो उसने नहीं दिया, इट रिमेन्स ओवर ड्यू फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन, क्या 90 डेज पे एनपीए बनेगा कि 91st पे बनेगा? 91st पे, वो 90 पे परफॉर्मिंग ही कहलाया जाएगा, जिसे हम शॉर्ट में पीए बोल देते और उसको एनपीए बोल देते। सो हमारे पास अगर मैं ये बात बोलूं, बैंक ने लोन दिया किसी को और उससे जो इंस्टॉलमेंट्स आनी है हर महीने की पहली तारीख को आनी है, 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, सारी टाइम पे देता जा रहा है। तो इन सारे केसेस में तक तो पीए ही है ना, यहां पे ये सारे में वो क्या ही है परफॉर्मिंग एसेट, क्योंकि यहां पे तो वो टाइम पे दे रहा है। अब कस्टमर ने 1 सितंबर की किस्त जो थी वो नहीं दी, सो यू हैव टू टेल मी व्हाट इज द स्टेटस ऑन 1 सितंबर, परफॉर्मिंग है कि नॉन परफॉर्मिंग उसी दिन बन गया? अभी तो बेटा परफॉर्मिंग ही है। अब 1 अक्टूबर को जाके, अभी तो 1 महीना निकला, 30 डेज हुए सितंबर के, तो इस दिन भी क्या है वो परफॉर्मिंग है। तो अभी उसके कितने दिन हुए थे सितंबर के हमारे 30, अक्टूबर के कितने हो गए हमारे 31। तो अभी 1 नवंबर को भी परफॉर्मिंग है, क्योंकि टोटल अभी 61 बने। नाउ जब 1 दिसंबर को आया तो यहां पे 30 डेज ऐड हो गए तो बढ़ गया वो, ठीक है ना। अब अगर हम देखें तो सितंबर के हमने बोला 30 डेज, अक्टूबर के 31, नवंबर के 29 नवंबर तक तो वो क्या है परफॉर्मिंग है, 29 नवंबर तक तो, क्योंकि 29 दिन हो रहे तो ये 90 दिन हो रहे हैं, तो आपके पास ऑन 29th ऑफ नवंबर ही इज परफॉर्मिंग। बट ऑन 30th ऑफ नवंबर यहां पे वो पीए है, पर 30 नवंबर को जाके वो क्या हो गया एनपी हो गया। तो उसका भी चीजों में फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा जिस दिन एनपी बना। तो 1 दिसंबर को जो स्टेटस है वो क्या हो गया नॉन परफॉर्मिंग हो गया जी, ठीक है ना। सो हमारे लिए 91st डे पे वो जाके बन रहा है। 29 नवंबर को स्टेटस क्या ही था पीए था, क्योंकि तब तक 90 डेज हुए थे उसके ड्यू को, जो इंस्टॉलमेंट वगैरह आनी थी। बट ऑन 30th ऑफ नवंबर वो आपके पास एनपीए बन गया। सो ये आपके पेज नंबर 2 पे एग्जांपल बना हुआ है नीचे, वहीं पे अपने पास जो है इस चीज को एक बार नोट कर लेंगे, बाकी चीजों पे हम आते हैं अभी। सो हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो ये सीख रहे हैं कि आपके पास कब वो पर पीए एनपीए कब बनना है। तो यहाँ पे बस अपने पास टिल 1 नवंबर तक पीए ही है। ऐसा नहीं है कि अगर आज किसी ने पैसे देने बंद कर दिए तो मैं बोल दूंगा आज ही वो एनपीए बन जाएगा। वो जो एनपीए बनेगा 91st डे पे जाके बनेगा, वो जो उन्होंने क्वेश्चन रखा हुआ है पार्टिकुलर, बिकॉज उससे फर्क बहुत चीजों का पड़ने वाला है आगे जाके। सो दैट्स व्हाई उन्होंने जो टाइम रखा है वो उसको रखा है 90 डेज।